आज के इस एपिसोड जो कि बायोलॉजी मैराथन के अंतर्गत शामिल है, ये पार्ट नंबर 6 यानी आज का ये लास्ट वीडियो है जो कि बायोलॉजी मैराथन के अंतर्गत शामिल है। इसमें हम पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, संवेदी तंत्र और कंकाल तंत्र इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो चलिए विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। इसमें स्किन है, आई है यानी त्वचा है, आँख है, जीभ है, नाक है और फिर कान है। तो इन सभी को हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि इन सभी के फंक्शन क्या हैं। जैसे स्किन का फंक्शन है टच करना, प्रेशर को मापना, प्रेशर महसूस करना और फिर टेम्परेचर को महसूस करना। इसके बाद आँख का जो है वो लाइट को देखना, क्लियर विज़न, और जीभ का जो फंक्शन है वो टेस्ट करना है, और नाक का स्मेल करना, और ईयर का जो है साउंड और बॉडी बैलेंस करना, ठीक है? टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं यानी ग्राही, फोटोग्राही अगर बात करें, फोटो रिसेप्टर तो आँख है, यानी आँख से हम फोटो को रिसेप्ट करते हैं। फोनो रिसेप्टर जो है यानी कान से हम साउंड को सुनते हैं यानी ग्रहण करते हैं। थर्मो या फिर मैकेनो रिसेप्टर है, उसे हम त्वचा से महसूस करते हैं। इसके बाद केमो रिसेप्टर है जो कि जीभ और नाक से। नेक्स्ट देखें तो मानव नेत्र के बारे में हम देख रहे हैं कि मानव नेत्र के जो भाग हैं वो कॉर्निया है, स्क्लेरा है, कोराइड है, रेटिना है जिसमें पीला धब्बा और अंध बिंदु यानी पीत बिंदु इसे कहते हैं, और इसे अंध बिंदु कहते हैं। आइरिस और पुपिल है, लेंस है, सिलियरी बॉडी है, एक्वस ह्यूमस है, विट्रस ह्यूमस है, और फिर आई डिजीज के बारे में इतना टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस आँख के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखें कॉर्निया का विवरण। तो यह आँखों की पहली परत है जो कि पारदर्शी होती है। कैसा होता है? पारदर्शी। और आँखों के मुख्य लेंस की तरह कार्य करती है, और यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित कर देती है जिसे फोकसिंग कहते हैं। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने के लिए ये जिम्मेदार है। इसके बाद देखें कि इसमें किसी भी प्रकार की रक्त नालिकाएं मौजूद नहीं होती हैं, इसके बावजूद यह जीवित है। बिना रक्त नलिकाओं के भी यह जीवित है, और यह O2 और H2O का मिश्रण होता है। इसी कारण जो है रक्त नालिका की अनुपस्थिति के कारण कॉर्निया का प्रत्यारोपण भी करना आसान होता है, ठीक है? कॉर्निया का हम हमारे नेत्र दान के समय कॉर्निया का दान होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें रक्त नालिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। इसके बाद केरोटोप्लास्टी जो है, इसके दौरान केवल कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, और मृत्यु के बाद जो है 6 या 8 घंटे के अंदर में कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, यानी 6 से 8 घंटे के अंदर में ही कॉर्निया डोनेट किया जा सकता है। श्लेष्मल जो कैनाल है, कॉर्निया और श्वेत पटल के बीच का जंक्शन है, और यहीं पर जलीय द्रव और एक्वस ह्यूमस भरा हुआ है होता है। देखिए यहाँ पर जो कौन-कौन से किसके-किसके भाग में श्लेष्मस कैनाल जो है वो कॉर्निया और श्वेत पटल। इस फिगर में देखें तो कॉर्निया कौन-सा है? ये कॉर्निया है, और ये श्वेत पटल है। तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो ये एक्वस ह्यूमस भरा हुआ होता है। इसके बाद दृष्टि वैषम्यता जो है, एस्टिग्मेशन जो है, यह कॉर्निया के सही ढंग से कार्य न करने पर उत्पन्न होता है, ठीक है? कॉर्निया अगर सही ढंग से कार्य न करे तो यह दृष्टि वैषम्यता रोग होता है। लक्षण क्या है इसके? धुंधली दृष्टि हो जाती है, ब्लरी विजन, सिर दर्द होने लगता है, और रात में गाड़ी चलाने में परेशानी होती है, और मंद दृष्टि यानी कम दिखाई देने लगता है। मानव नेत्र के अंतर्गत और कॉर्निया की संरचना के बारे में पढ़ें तो कॉर्निया में 5 या 6 परतें होती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है बाउमेन परत जो कि दूसरी परत है, सेकेंड लेयर ऑफ कॉर्निया है, और दुआ परत जो कि चौथी है। फोर्थ है दुआ परत, और सेकेंड है, इसे DUA कहते हैं, डुआ भी कह सकते हैं या फिर दुआ परत भी कहा जा सकता है। डॉक्टर हरमिंदर सिंह दुआ जो थे,
भारतीय थे, इन्हीं के नाम पर दुआ परत पड़ा है। अब बात करें स्क्लेरा की, जो कि श्वेत पटल कहलाती हैं। यह आँख की सबसे बाहरी परत है, जो कि 5 से बटा 6 हिस्सा कवर करती है। 5/6 हिस्सा श्वेत पटल यानी स्क्लेरा कवर करती हैं तथा कोलाजेन और इलास्टिन जैसी विशेष प्रोटीन से बनी होती हैं। कोलाजेन और इलास्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं श्वेत पटल। इसका कार्य है आँखों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करना और आँखों की वास्तविक आकृति बनाए रखना। रक्त के पटल जो कोरॉइड हैं, यह मानव की आँखों का मध्य भाग होता है, जो कि स्क्लेरा और रेटिना के बीच स्थित होता है। इसमें अधिक रक्तवाहिकाएँ पाई जाती हैं। कोरॉइड में रक्तवाहिकाएँ ये पाई जाती हैं, यही कहा जा रहा है। इसका कार्य है कि बाहरी प्रकाश का अवशोषण करना, अधिकतम परावर्तन को कम करना और आँखों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करते रहना है। इसके बाद बात रेटिना की करें तो यह मानव आँख का आंतरिक भाग होता है और जो रेटिना होता है इसे फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना जो है प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, यानी जो प्रकाश है, लाइट है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है और ऑप्टिक तंत्रिका इस सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाकर इसे पढ़ता है। इसके बाद रेटिना जो है 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। पहला जो है कोन सेल यानी शंकु कोशिका और दूसरा है रॉड सेल शलाका कोशिका। ये फिगर है, फिगर आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन रेटिना का फिगर है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती हैं और ये ऑप्टिक नर्व ही होती हैं जो कि जितनी भी प्रकाश होते हैं इनको जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है, उनको ये लेके पहुँचाती हैं मस्तिष्क तक। कोन सेल की बात करें तो यह दिन और तेज प्रकाश में सक्रिय होती हैं। दिन और तेज प्रकाश में कोन सेल कब कार्य करता है? लाइट में और फिर डे लाइट में। इसके बाद यह रंग-बिरंगा संसार देखने में मदद करती हैं, यानी यह कलर्ड होती हैं, ठीक है? और इसमें एक्स इनकी खराबी होने पर वर्णांधता की बीमारी हो जाती है, जो कि गुणसूत्र बेस्ड बीमारी है, यानी एक्स लिंक जो है, एक्स और वाई होता है, उसमें एक्स खराब होने के बाद इनकी वर्णांधता की बीमारी हो जाती है, जो कि गुणसूत्र पर बेस्ड बीमारी होती है। कोन सेल 3 प्रकार के होते हैं, रेड कोन सेल, ब्लू कोन सेल और ग्रीन आरबीजी जो होते हैं, आरबीजी जो कि नेचुरल लाइट होते हैं, इनके ही डिजीज़ हो जाते हैं, इनको नहीं देख पाते हैं कौन सेल। तो जब रेड को नहीं देख पाते हैं तो रेड कोन सेल, ब्लू को नहीं देख पाते हैं तो ब्लू कोन सेल और फिर ग्रीन को नहीं देख पाते हैं तो ग्रीन कोन सेल इत्यादि रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। रेड और ग्रीन सेल कोन सेल जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ब्लू बहुत कम प्रभावी होते हैं। रॉड सेल की बात करें तो यह मंद एवं रात में सक्रिय होती हैं, रॉड सेल नाइट लाइट में, ठीक है। यह श्वेत प्रकाश में मदद करती हैं और रॉड सेल में खराबी होने पर रतौंधी होता है, जो कि अभावजन्य बीमारी है। तो रॉड सेल से कौन होता रोग होता है? रतौंधी। और कौन सेल से कौन बीमारी होता है? तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मुर्गों की आंखों में केवल कौन सेल होता है, इसलिए वे केवल तीव्र प्रकाश में ही देख पाते हैं। कई रात्रिचर जीव जैसे उल्लू, चमगादड़ में केवल रॉड सेल होती हैं, ये केवल रात की रोशनी में ही देख सकते हैं। जिनमें रॉड सेल उपस्थित होगा वो रात में देखेंगे और जिनमें कोन सेल होगा वो केवल दिन में देखेंगे। ये अब बात करें येलो स्पॉट, क्या होता है येलो स्पॉट? इसका अन्य नाम मैकुल है और इस बिंदु पर केवल रॉड सेल और कोन सेल उपस्थित होती हैं। यही कारण है कि यहाँ सबसे बेहतर प्रतिबिंब बनता है। तो येलो स्पॉट पर सबसे सबसे बेहतर प्रतिबिंब और सबसे अधिक तीव्रता वाला प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखें दृष्टि से संबंधित संरचना, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि इस बिंदु पर कोन सेल और रॉड सेल का पूर्णतः अभाव होता है। यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऑप्टिक नर्व के लिए विशेष बिंदु है। ऑप्टिक नर्व के लिए विशेष बिंदु है जहाँ पर कोन सेल और रॉड सेल दोनों नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, वहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है।
आइरिस और पुपिल की बात करें तो आइरिस और पुपिल जो है एक पतली परत संरचना होती हैं। यह आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का निर्धारण करती हैं कि कितना लाइट आंखों में प्रवेश होता है। जब अधिक मात्रा की लाइट प्रवेश करने लगती है आंखों में तो ये आंख को बंद करने लगती हैं, यानी ढकने लगती हैं। और जब हम लो लाइट में प्रवेश करते हैं तो आंखों को बड़ा करके खोलने लगती हैं, ताकि लाइट की एक निरंतर मात्रा और एक जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही मात्रा लाइट का प्रवेश कर पाए। पुपिल एक एंट्री गेट होता है किसके लिए? लाइट का। और आइरिस के द्वारा यह नियंत्रित होता है। दृष्टि से संबंधित संरचना में और देखें तो प्रकाश के अनुसार एक कार्य क्या है कि हाई लाइट में जो है पुपिल का आकार घट जाता है, जिससे आंख में कम रोशनी प्रवेश कर पाए। और डिम लाइट में पुपिल का आकार बढ़ जाता है, जिससे कि डिम लाइट में अधिक से अधिक मात्रा में रोशनी आंखों में प्रवेश कर पाए। आँखों के रंग का कारण क्या होता है कि आइरिस आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि मेलानिन रंजक पर आधारित होता है। काली और भूरी आँखों में ज़्यादा मात्रा की मेलानिन और नीली आँख में कम मात्रा की मेलानिन पाई जाती है। मेलानिन और आँखों की संरचना बात करें तो मेलानिन यह धातुओं के मेल से बनता है, मुख्यतः थाइरोसिन से बनता है, ठीक है। टाइप ऑफ मेलानिन बात करें कि तो एक ईयू मेलानिन होता है जो कि काले और भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे डार्क स्किन, आईज, हेयर, यानी डार्क अगर बात करें स्किन हो या हेयर हो या फिर आईज हो, इसके लिए ईयू मेलानिन जिम्मेदार होता है, जो कि काले और भूरे रंग के लिए जिम्मेदार है। थियो मेलानिन जो है वो हल्का गुलाबी या फिर हल्का सफेद रंग के लिए जिम्मेदार हैं। और न्यूरो मेलानिन जो है न्यूरॉन के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। हेटेरोक्रोमिया, इस अवस्था में आँखें कई रंग की हो जाती हैं, इसे हेटेरोक्रोमिया कहते हैं, अर्थात दोनों आँखें अलग-अलग रंग की हो जाती हैं। और बायोमेट्रिक पहचान बात करें तो बायोमेट्रिक पहचान में आँखों की कौन-सी अंग को पहचान किया जाता है, तो आइरिस और रेटिना का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती हैं। आइरिस और रेटिना का पहचान किया जाता है और उनके एक पहचान चित्र को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आई लेंस की बात करें, आँखों का लेंस, तो ये बाइकॉन्वेक्स होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। मुख्य कार्य देखें आँख के लेंस का तो प्रकाश किरणों को रेटिना पर मोड़ना और फ़ोकस करना ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। प्रकाश किरण को कहाँ पर? रेटिना पर मोड़ना और फ़ोकस करना ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। लेंस के दोनों किनारों पर सिलियरी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जो कि लेंस की कार्यप्रणाली को एडजस्ट करती हैं। एकोमोडेशन पावर इसे ही कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा किए गए कार्य को एकोमोडेशन पावर कहा जाता है। अब बात करें नेत्र से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में, तो मोतियाबिंद जो हैं, इसकी परिभाषा है कि आँखों के लेंस का धुंधला या फिर दुधिया हो जाना ही मोतियाबिंद कहलाता है। इसका लक्षण है ब्लरी विज़न, यानी धुंधली दृष्टि हो जाती है, डबल विज़न यानी दोहरी दृष्टि हो जाती है, दोहरा दिखने लगता है, मंद प्रकाश में कम दिखने लगता है और अंधापन होने लगता है। कारण की बात करें तो आनुवांशिकता भी हो सकती है, जेनेटिक्स भी हो सकती हैं। मधुमेह एक इसका मेन और मुख्य कारण हो सकता है। ब्रेन से संबंधित भी रोग इसके वजह से भी हो सकते हैं। और सूर्य या कंप्यूटर स्क्रीन को ज़्यादा देर तक देखना भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। उपचार की बात करें तो लेज़र, जो लैसिक लेज़र है, इस प्रक्रिया द्वारा मोतियाबिंद जो का उपचार संभव है, जिसमें कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। अन्य विधि सीसीएम की विधि है, इसमें भी कृत्रिम लेज़र से ही लगाया जाता है। एक्वस ह्यूमस की बात करें तो यह पारदर्शी होता है, जलीय प्लाज्मा के समान एक द्रव होता है। इसमें न्यूनतम प्रोटीन पाया जाता है, यानी प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। और इसका मुख्य कार्य है आँखों का गोलापन बनाए रखना, पोषण प्रदान करना और आँख के भीतर की दाब की बनावट रखना, यानी एक शेप देते रहना, जिससे कि आँख का जो आंतरिक अंग है वो एक सिस्टमैटिक वे में काम कर पाए। ग्लूकोमा में आँखों के भीतर दाब की कमी आ जाती है। ग्लूकोमा का इलाज होता है सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबुकुलोप्लास्टी, ठीक है। विट्रस ह्यूमस एक होता है एक्वस ह्यूमस और एक होता है विट्रस ह्यूमस। यह लेंस और रेटिना के बीच में उपस्थित होता है। यह आंतरिक द्रव होता है। यह रंगहीन, गाढ़ा और जेल के समान होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट और पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। ये आंतरिक द्रव है, ठीक है। और वो बाहर बाहर में रहता है।
इसके बाद मुख्य कार्य क्या है इसका विट्रस ह्यूमर का कि आई बॉल की संरचना को बनाए रखना, पोषक पदार्थ प्रदान करना और अच्छे प्रतिबिंब बनाने में मदद करना। अब बात करें टेपेडम लूसिडम का, तो यह एक प्रोटीन की परत है जो कि रेटिना के पहले मौजूद होती है। प्रोटीन की परत है जो कि रेटिना के पहले मौजूद है। यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक परत है जो कि आमतौर पर मांसाहारी जानवर जो कि रात्रिचर में पाया जाता है, टेपिडम लूसिडम होता है। माइबोमिथन ग्रंथि या फिर टॉन्सिल ग्रंथि यह कीचड़ उत्पन्न करती है, यानी जिसे साइबम कहा जाता है। और यह इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन उत्पन्न करती है जो कि संक्रमणहारी होती है, आँखों को संक्रमण से बचाता है। इसके बाद लेक्राइमल ग्रंथि होती हैं आँखों में जो कि आँसू उत्पन्न करती हैं, और यह बाह्यकारी ग्रंथि है जो कि आँखों के ऊपर स्थित होती हैं। हमारा आँख अभी समाप्त हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं कान की तरफ। कान का ये स्ट्रक्चर है। हमारा कान जो है सुनने की संवेदना, शरीर के संतुलन के लिए भी ज़िम्मेदार है। इम्पोर्टेंट है, शरीर का संतुलन जो है कान के द्वारा ही होता है। ठीक है? इसका स्ट्रक्चर है, सबसे बाहरी भाग में कर्णपिन्ना होता है, एयर कैनाल होता है, फिर यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, ओसिकल्स होता है, इसके बाद एचिसियन ट्यूब होता है, इसके बाद ऑडिटरी नर्व होता है, फिर उसके बाद कोकिला होता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत यहाँ से एक वे में सिस्टमैटिक वे में साउंड जाता है और उसको इलेक्ट्रिक में बदलते हुए मस्तिष्क तक हमारे सूचना को पहुँचाया जाता है। कान के 3 भाग होते हैं। एक आउटर ईयर होता है जिसे ईयर पिन्ना कहते हैं, कर्णपिन्ना जिसे यहाँ पर कहा गया है। और फिर ट्यूब होता है, ईयर ड्रम होता है, और जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना होता है एक ईयर ड्रम। बाह्य कान का मुख्य कार्य जो है आवाज़ को एकत्रित करना है। इसका दूसरा कार्य आवाज़ के माध्यम से कंपन प्राप्त करना है। ठीक है? मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलेकस, इनकस और स्टेपस, जिसमें 3 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं जिसको 6 जोड़ी कुल मिलाकर कहा जाता है। मैलस जो है वो हैमर बोन कहलाती हैं, इनकस जो है एनविल बोन कहलाती हैं, स्टेपस जो है स्ट्रिप बोन कहलाती हैं जो कि घोड़े के नाल के जैसा होता है। मध्य कान मुख्य तौर पर साउंड वाइब्रेशन को और अधिक बढ़ा देता है और आवाज़ की जानकारी को अंतःकरण में स्थानांतरण कर देता है। अब इनर ईयर की बात करें तो इसमें वेस्टिबुलर नर्व होता है, कोकिला होता है और फिर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। आंतरिक कान का मुख्य कार्य है ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक भेजना तथा शरीर को नियंत्रित बनाकर रखना। वेस्टिबुलर नर्व की खराबी होने पर चक्कर आता है। इसके बाद अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि पाचन क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थ, यानी जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं और वो जटिल होते हैं उनको सरल घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया से शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इसे ही हम पाचन क्रिया कहते हैं। हाइप स्टेज में पाचन होता है, पहला अंतर्ग्रहण होता है जिसे इंजेशन कहते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, अवशोषण होता है जो कि उपयोगी पदार्थ होते हैं उनमें से निकाल लिए जाते हैं और शरीर ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, उत्सर्जन जिसे मल त्याग इजेशन या फिर डेफिकेशन कहते हैं। इसके बाद बात करें कि कौन-कौन पार्ट हैं, कौन-कौन अंग हैं इसमें शामिल, तो सेलिवरी ग्लैंड है जो जिससे कि सैलिवा निकलता है और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माउथ और ओरल कैविटी होता है, ग्रसनी होता है, फेरिंक्स जिसे कहते हैं, एसोफेगस होता है, पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, गैल ब्लैडर होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिस और फिर एनस लास्ट में मलद्वार या फिर गुद्दा। ये सभी हमारे अंग हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो कौन-कौन पार्ट क्या-क्या इसमें क्या-क्या निकालते हैं जैसे कि पाचन तंत्र के लिए, पाचन के लिए तो मुख और मुख गुहा से ये लार ग्रंथि कनेक्टेड है जिससे कि लार निकलता है जो कि भोजन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रसनी और ग्रास नली में कोई कनेक्टेड ग्लैंड्स नहीं है।
अमाशय में से जठर ग्रंथि है, लीवर है, पैनक्रियाज है। हम विस्तार से समझेंगे आगे कि जठर ग्रंथि से कौन-कौन सा रस निकलता है, लीवर से कौन निकलता है और फिर पैनक्रियाज से कौन निकलता है। छोटी आँत में इंटेस्टाइन ग्लैंड है, अमाशय ग्रंथि जिसे कहते हैं। बड़ी आँत में कोई ग्लैंड नहीं है, बस सीकम, कोलन और रेक्टम ये पार्ट हैं, ये ग्लैंड नहीं है, ठीक है? इसके बाद गुद्दा द्वार में कोई ग्लैंड नहीं है। अब बात करें माउथ एंड ओरल कैविटीज़, तो सबसे पहला चरण होता है जहाँ से भोजन हम अंदर लेते हैं, तो यह आहार नाल और पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग है। यहाँ भोजन ग्रहण एवं लार उत्पन्न करने का कार्य होता है। खाने-पीने, बोलने और साँस लेने में भी यह माउथ और ओरल कैविटी हमें मदद करता है। पार्ट्स ऑफ माउथ एंड ओरल कैविटी की बात करें तो इसमें दाँत होते हैं, जीभ होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। दाँत, जीभ और सैलिवरी ग्लैंड। दाँत की बात करें तो दाँत जो है फिज़िकल फिज़िकल डाइजेशन करता है। फिज़िकल डाइजेशन करने का कार्य दाँत का है। तो कैसे? तो दाँत जो है भोजन को चबाने और तोड़ने में मदद करता है। दाँत कितनी होती हैं? तो दूध के जो दाँत होते हैं यानी प्रारंभिक दाँत कुल 20 होते हैं और अस्थायी दाँत 32 होते हैं। जो ह्यूमन है डाइफियोडेंट होता है ह्यूमन, यानी उसके जीवन में 2 बार दाँत आते हैं। पहले जो है दूध के दाँत होते हैं, डेसिडुअस या फिर मिल्क टीथ कहते हैं, जो 20 होते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो कि 32 होते हैं। 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में। जबड़े में दाँतों की संख्या, ऊपरी जबड़े में दूध के दाँत जो हैं 10 होते हैं और अस्थायी 16 होते हैं। 16-16 32 हो जाते हैं, यहाँ पे 10-10 20 हो जाते हैं। बच्चों में दाँतों का विकास जो है, कुछ बच्चे जन्म के समय से ही एक या अधिक दाँतों के साथ जन्म लेते हैं। इन्हें नियोनेटल टीथ या फिर दाँत कहते हैं। यह एक सामान्य अवस्था है। शिशुओं में लगभग 6 माह की उम्र के नीचे मध्यवर्ती दाँत निकलते हैं और 2 बरस की उम्र तक सभी 20 दूध के दाँत आ जाते हैं और 7 से 8 वर्ष की उम्र में दूध के दाँत गिरने लगते हैं और उनकी जगह अस्थायी दाँत निकलने लगते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अगर टीथ देखें तो इनका क्रम है एनामेल, तब डेंटिन, तब पल्प, तब सीमेंटम, तब फिर बाहरी सबसे बाहरी परत। और सबसे मजबूत परत कौन सा है? तो एनामेल। एनामेल के ऊपर डेंटिन, तब पल्प, तब सीमेंटम, तब फिर बाहरी टीथ। एनामेल दांत का सबसे बाहरी और कठोर भाग होता है, सॉरी, एनामेल जो है सबसे बाहरी भाग और कठोर भाग होता है। डेंटिन एनामेल के नीचे इधर से है, एनामेल तब डेंटिन तब पल्प तब सीमेंटम, ये सबसे अंदर का भाग है, ठीक है। डेंटिन एनामेल के सबसे नीचे स्थित होता है, के नीचे स्थित होता है और यह थोड़ा सा नरम होता है। पल्प वह भाग है जहाँ रक्त नालिकाएं और तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं। सीमेंटम एक हड्डी जैसी संरचना है और दांत की जड़ों को बाहरी संरचना से जोड़ती है। ब्लड वेसल पल्प के अंदर होते हैं और दांत को पोषण प्रदान करते हैं और इनमें ब्लड कैपिलरीज शामिल होती हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत के प्रकार के बारे में बात करें तो एक इंसिसर होते हैं जो कि काटने वाले होते हैं दांत, और कैनिन जो कि फाड़ने वाले दांत होते हैं, प्री मोलर चबाने वाले दांत और मोलर पीसने वाले दांत। डेंटल अरेंजमेंट की बात करें, प्रत्येक आधे जबड़े में यानी आधा जबड़ा फिर आधा जबड़ा, ऊपर का फिर आधा जबड़ा फिर आधा जबड़ा, इस प्रकार से इंसीजर 2 होता है और कैनाइन 1 होता है, फिर प्री मोलर 2 होता है और फिर मोलर 3 होता है। इसी प्रकार यहाँ भी होता है 2-1 2-3, फिर यहाँ भी होता है 2-1 2-3 और फिर यहाँ भी होता है 2-1 2-3, इस प्रकार। तो 2-1 3-3 6 2 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे या 8 यहाँ पे। तो 16 और 16 32 इस प्रकार होते हैं एक वयस्क में। दाँतों का सूत्र जो है दूध के दाँत का 2102 होता है, यानी 2 इंसिजर होता है, 1 कैनाइन होता है, 0 मोलर होता है, प्री मोलर होता है और 2 मोलर होता है, ठीक है। स्थायी दाँत की बात करें तो 2 1 2 3 इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, 2 1 2 3। संक्षिप्त रूप में आई से इंसिजर, सी से कैनाइन, पी से प्री मोलर और एम से मोलर। टीथ डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चों में प्री मोलर और मोलर का अंतिम दांत नहीं होता है, प्री मोलर भी नहीं होता है प्लस मोलर। मोलर का अंतिम टीथ जो है जिसे अक्ल का दांत कहते हैं, ये लास्ट में आता है।
जीवन में केवल एक बार आने वाले दांत कुल 12 होते हैं। ऊपर के जबड़े में 4 प्रीमोलर, 2 मोलर, 6 हो गए जो कि एक ही बार आते हैं। और नीचे के जबड़े में 4 प्रीमोलर और 2 मोलर, ये भी एक ही बार जीवन में आते हैं। विजडम टीथ किसे कहते हैं? विजडम टीथ मोलर दांतों का सबसे अंतिम सेट होते हैं। ये आमतौर पर 17 से 25 वर्ष की उम्र में उगना शुरू होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बाय टीथ देखा जाए, यानी मनुष्य डायोफियोडोंट होते हैं जो कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पॉलीफियोडेंट जो है, यानी वैसे एनिमल जिसमें बार-बार दांत बदलते हैं। इनका उदाहरण है मगरमच्छ, कंगारू, सर्प इत्यादि। एलिफेंट की टीथ देखें तो हाथी के मुंह में कुल 26 दांत होते हैं। इनमें से बाहर निकले कुल 2 दांत जो कि इंसीजर के पार्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें आइवरी टस्क कहते हैं, जो कि दिखावे के दांत होते हैं। इनसे वो अपना फिजिकल जो कार्य होता है और टीथ का, वो नहीं करता है। नेक्स्ट देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अब जीभ देखेंगे। तो हमारा जो जीभ है एक पेशीय अंग है, यानी पेशी से बना होता है, जो कि स्वाद संवेदना के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनके कई अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे भोजन चबाना, निगलने में मदद करना, दांत साफ करना, बोलने में सहायता करना और स्वाद लेने में सहायता करना। स्वाद कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा और उमामी। ये सभी टेस्ट के प्रकार हैं। जैसे कि 70वीं बीपीएससी में भी पूछ लिए, उनहत सॉरी, 69th बीपीएससी में इसको पूछ लिया गया था कि कौन-कौन टेस्ट के प्रकार नहीं हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा और उमामी सभी टेस्ट के प्रकार हैं। जीभ का कोई निश्चित स्वाद मानचित्र नहीं होता है, यानी कोई विशेष स्वाद के लिए कोई विशेष स्थान निर्धारित नहीं है। स्वाद कलिकाएँ जो कि जीभ में मौजूद होती हैं और यही स्वाद को पहचानने का कार्य करती हैं, लेकिन कुछ पीसीएस जो हैं मान चुके हैं कि जो आगे वाले पार्ट होते हैं, वो स्वीट होते हैं, यानी मीठे की पहचान के लिए होते हैं। इसके बाद उसके बगल वाले साल्टी होते हैं, नमकीन को, और उसके नीचे सावर यानी कड़वा को, और इसके बीच में जो है उमामी को, और सबसे पीछे तीखे वाले भाग को। लेकिन ऐसा कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ पीसीएस जैसे यूपी और या फिर बीपीएससी, ये सभी मान चुके हैं कि ऐसा ही होता है। तो ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि की बात करें, अब आगे लार ग्रंथि की बात करते हैं। लार ग्रंथियाँ लार का उत्पादन करती हैं और ये ग्राही ग्रंथि होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, जहाँ की मुख गुहा में पाई जाती हैं, जिसमें 2 जो हैं बृहद ग्रंथि हैं। कौन-कौन? सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर है और पैरोटिड है। ये सभी मुख गुहा में पाई जाती हैं। सबलिंगुअल जो है जीभ के नीचे स्थित होती हैं। सबमैंडिबुलर निचले जबड़े में स्थित होती हैं और पैरोटिड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं, जो कि कान के पास स्थित होती हैं। यही पैरोटिड जो है साँप में जो कि ज़हर के रूप में स्थित होता है। पैरोटिड ग्रंथि में वायरल संक्रमण से गलसुआ रोग होता है, जिससे गले के पास सूजन और दर्द होता है। अब लार का रासायनिक संगठन देखें तो पानी और म्यूकस जो उसमें होता है, वो भोजन को गीला और मुलायम बनाते हैं, लगभग 99% होते हैं। काइलिन और एमाइलेज एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज और सरल शर्करा में तोड़ते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो है सूक्ष्म जीवों को मारता है और रोगों से बचाता है। और बाइकार्बोनेट जो है लार का पीएच मान नियंत्रित करता है, लगभग 6.8 से 7.2 होता है लार का पीएच मान। आंसू और पसीना में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और लार में आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। लार में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा कि लार में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इम्पोर्टेंट है कि लार में क्या डीएनए पाया जाता है, तो हाँ। नेक्स्ट देखें तो ग्रसनी और अब एसोफेगस में बात करें तो यह पाचन तंत्र का वह भाग है जो हवा और भोजन के लिए रास्ता प्रदान करता है। ग्रसनी जो है वाक नली में खुलता है, जो कि भोजन क्रमानुकुचन जो कि द्वारा आराम से आगे बढ़ता है। क्रमानुकुचन प्रक्रिया क्या है, तो अन्न नली में संकुचन और सामान्य होने की प्रक्रिया को कहते हैं, जिससे भोजन जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। भोजन इस प्रकार होके आगे बढ़ता है। इस
रास्ते से होके आगे बढ़ता है, इसी को क्रमानुकुचन कहते हैं, ठीक है। ग्रसनी और अन्न नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। मुख्य गुहा में फिजिकल पाचन होता है और लार वहाँ मिला लिए जाते हैं, लेकिन आगे ग्रसनी और अन्न नली जो है, ओसोफेगस है, वहाँ पे पाचन नहीं होता है। इसके बाद अमाशय में भोजन चला जाता है। अमाशय जो है पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा और यू आकार का ये थैलीनुमा भाग होता है। यह भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोककर आंशिक तौर पर पचाता है। भोजन को 3-4 घंटे रख के और आंशिक तौर पे पचाता है। जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि हमारे अमाशय में रहती है, जो कि जठर रस स्रावित करती है और पाचन में मदद करती है। कौन? जठर ग्रंथि। मैट्रिक्स रस का रासायनिक संगठन देखें तो H2O और म्यूकस होता है, जो कि भोजन को पतला, चिकना और मुलायम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अ, भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे वह सड़ने से बच जाता है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन आसान भी हो जाता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन का पाचन भी कर देता है। और अमाशय में HCl की मात्रा अधिक होती है और अम्लीयता की स्थिति में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ज़्यादा अम्लीयता हमारे पेट में अगर HCl ज़्यादा निकल जाता है, तो उस स्थिति को नॉर्मल बनाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड कहा जाता है, वो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक इसके बाद पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है और उसे पेप्टोन में बदल देता है, पेप्सिन एंजाइम। तो जो म्यूकस है और H2A है, ये भोजन को पतला और चिकना मुलायम बनाते हैं। इसके बाद HCl मिला दिए जाते हैं, जिससे कि सड़ने से भोजन बच जाता है और अम्लीय माध्यम बना दिया जाता है, ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। और प्रोटीन का आगे पाचन हो जाता है किससे? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। इसके बाद रेनिन एंजाइम जो होता है, वो दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन कर देता है, जिससे बच्चों में रेनिन की मात्रा अधिक होती है, तो यही अ, रेनिन एंजाइम पाचन कर देती हैं, ठीक है। लाइपेज एंजाइम जो है वसा के पाचन में मदद करता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे वसा का पाचन बहुत कम होता है और प्रोटीन का पाचन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाचन स्तर देखें तो प्रोटीन सबसे अधिक पाचन यहाँ पर हो जाता है, जो कि अभी हम बताए हैं। फैट जो है मध्यम स्तर पे पाचन हो पाता है और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाचन नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर पाचन नहीं हो पाता है। और गैस्ट्रिक रस में मुख्य रूप से HCl की उपस्थिति होती है, जो पाचन को सक्रिय बनाता है। यहाँ से 3 प्रकार की अग्नि होता है। ये इस पार्ट का नहीं है, दूसरे जगह मतलब कि ऐसे ही है। 3 प्रकार के अग्नि होते हैं, जैसे जठराग्नि होते हैं। जठर में, पेट में अगर अग्नि जो होती है, जो कि HCl के चलते, तो उसे जठराग्नि कहते हैं। दावाग्नि जो है, वो जंगल में अगर अग्नि फैल रही है, तो उसे दावाग्नि कहते हैं। और बड़ा अग्नि जो है समुद्र के अंदर फैलने को। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो काइम बनना, यानी अमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटे तक रुक कर पचता है और यह पचा हुआ भोजन लगभग प्लाज्मा की अवस्था में आ जाता है, उसे काइम कहते हैं। काइम मोटी और अधपचा भोजन होता है। मेसेंट्री, काइम अब इसके माध्यम से छोटी आंत की ओर चला जाता है, मेसेंट्री के माध्यम से। और यह स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्थित होता है। कौन? मेसेंट्री। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, तो स्टमक से जो काइम होता है, इसी मेसेंट्री के रास्ते होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पहुंचता है, ठीक है। तो अब हमारा भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। इसके बाद हम एक अंग यकृत के बारे में बात कर लें, तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका रंग जो है लाल और भूरा होता है। 2 लोब के साथ ये मौजूद अंग होती हैं। वजन लगभग इसका 1.5 kg होता है और शरीर का सबसे ठोस अंग माना जाता है। इसमें 2 रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, हेपेटिक आर्टरी और फिर पोर्टल वेन। हेपेटोसाइट किसे कहते हैं? तो यकृत की जीवित कोशिका होती हैं। कौन? हेपेटोसाइट। इसका जीवन काल 150 दिन होता है और यकृत में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यानी जो कि हमारे अभी पढ़े हैं पिछले वीडियो में, पार्ट 5 में, कि जो सबसे कम अगर पुनर्जनन की क्षमता किन में होती है, तो यो न्यूरॉन सेल होती हैं और सबसे अधिक लीवर में होते हैं पुनर्जनन की क्षमता। तो लीवर कैन डोनेट 50% ड्यूरिंग अलाइव, यानी 50% जो अपना लीवर हम डोनेट कर सकते हैं जिंदा रहते हुए भी, ठीक है। रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन, डाइजेशन में फिर लीवर का क्या रोल है? तो ये इससे बाइल जूस बनता है, पीतरस। स्टोर इन गॉल ब्लैडर, यानी यकृत से बना जो पीतरस है, वो गॉल ब्लैडर पित्ताशय में
स्टोर होता है और फंक्शन क्या है कि हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, और जो फैट जो है हमारा यहाँ पे कम, पिछले यहाँ पर पार्ट में देखें कि फैट का हमारा सबसे कम पाचन हुआ है, यहाँ पर फैट का मध्यम स्तर पे पाचन हुआ है। तो अब फैट को पचाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये हमारा अ, बाइल जूस, पीतरस, ठीक है? फैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड डायरेक्टली बाय एंजाइम, बाइल जूस इज एसेंशियल, यानी बाइल जूस बहुत ही ज़रूरी होता है। एंजाइम के थ्रू डायरेक्ट नहीं पच सकता है कौन? फैट। ओरिजिन ऑफ बाइल पिगमेंट की बात करें तो आरबीसी जो डेथ होती हैं वो स्प्लीन में, और हीमोग्लोबिन रिलीज़्ड होता है, रिलीज़्ड होके ब्लड में इंटर करता है। तो जो बिलिरुबिन होता है इसमें येलो पिगमेंट भी यहीं से प्राप्त होता है, और बिलिवर्डिन जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट जो है बाइल जूस में पाए जाते हैं। कौन? ये सभी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये पिगमेंट जो है बाइल जूस में पाए जाते हैं। की फंक्शन क्या है, कार्य क्या है बाइल जूस का? तो मेन रोल है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड फॉर डाइजेशन, यानी पायसीकरण किया जाता है, वसा का पायसीकरण किया जाता है पाचन के लिए। किसके द्वारा? पीतरस के द्वारा। पीतरस जो है, पीतरस चूँकि क्षारीय होता है तो ये वसा का इमल्सीकरण करता है, और बाइल जो है यानी पीतरस है, वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है और जो फैट के डाइजेशन में कार्य करता है, ठीक है? काइम जो भोजन आता है वहाँ से अ, यहाँ से जाके और उसका पाचन कर देता है। केमिकल कंपोज़िशन अगर देखें बाइल जूस का, तो वाटर जो है 98% है, किसमें? बाइल जूस में, यानी पीतरस में, और साल्ट जो है 0.9% जिसमें सोडियम और पोटेशियम है। इसके बाद बाइल पिगमेंट की बात करें तो इसमें 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो कि बिलिरुबिन जो है ये येलो पिगमेंट है और बिलिवर्डिन हरा पिगमेंट है। फैट और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाया जाता है। मुख्य कार्य क्या है पीतरस का? तो वसा का पाचन है, वसा में घुलनशील जो विटामिन का अवशोषण, ये इम्पोर्टेंट है। वसा का तो पाचन करता ही करता है, लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनका अवशोषण भी करता है और भारी धातुओं को भी सोख लेता है। इसके बाद बिलिरुबिन जो है पीला रंग की अधिकता रक्त में पीलिया की समस्या बना देता है। अगर ज़्यादा बिलिरुबिन स्रावित होगा तो पीलिया की समस्या हो जाती है, और बिलिरुबिन जो है ज़्यादा मात्रा अगर होगा तो खराब लीवर में नहीं बदल पाती हैं। यही बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन यूरोक्रोम में बदलता है और मूत्र को पीला रंग बदल कर देता है। इसके बाद लीवर के अन्य कार्य में देखें तो डिटॉक्सिफिकेटर होता है, निर्विषकारक, यानी शरीर में जितने भी जमा विषैले तत्व हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है। और जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में अगर मृत व्यक्ति की जाँच में देखा जाता है कि इसने विष पिया है, यानी ज़हर खा के अगर कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके किस भाग को जाँच किया जाता है? तो लीवर को, लीवर से पता चल जाता है कि इसने ज़हर खाया है या फिर नहीं, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेटर होता है कौन? लीवर। शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है और ग्लूकोज़ निर्माण जो कि व्याप्त मात्रा में अवशेष ग्लूकोज़ में बदलता है। प्रोटीन चयापचय, अधिक मात्रा का प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है और अमीनो अम्ल अमोनिया में, अमोनिया यूरिया में बदलता है। इस प्रक्रिया को हार्बिन चक्र कहते हैं। विटामिन ए के निर्माण के लिए तथा विभिन्न और अन्य विटामिन के संग्रहण में, ठीक है, और एंजाइम सक्रियता में इत्यादि में सभी लीवर कार्य करता है। हिपैरिन निर्माण की जगह भी यही है, ठीक है। पैनक्रियाज की बात करें जो कि अग्नाशय है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन? पैनक्रियाज। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो लीवर है। लीवर के बाद पैनक्रियाज है। कार्य देखें पैनक्रियाज की तो इंडोक्राइन रोल में क्या है कि हार्मोन प्रोडक्शन, यानी हार्मोन का उत्पादन, और एक्सोक्राइन में यानी बाहरी रोल में देखें तो एंजाइम का प्रोडक्शन। अगर एंजाइम निकालता है तो एक्सोक्राइन होता है, और इंडोक्राइन अगर करता है तो हार्मोन होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में देखा जाए, यहाँ पे बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन, तो यानी एंजाइम निकालेगा। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकालते हैं। इनमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का पाचन करता है।
ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, काइमोट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन, और ट्राइसिनोजेन जो है ट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप है। ठीक है। नेक्स्ट देखें अग्नाशय पैनक्रियाज, तो हार्मोन का स्राव करना और पाचन में मुख्य भूमिका। ऊर्जा का पाचन देखें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है ऊर्जा पाचक रस द्वारा पचते हैं, इसलिए अग्नाशय को रसायवी ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय को रसायवी यानी इससे बहुत सारे रस निकलते हैं। यह एक लघु अंग यानी इंडिपेंडेंट ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। कौन? ठीक है। इसके बाद देखिए पैनक्रियाटिक सेल एंड देयर हार्मोन की बात करें, यानी पैनक्रियाज के हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, तो इसमें 4 हार्मोन मुख्यतः निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और फिर डेल्टा। अल्फा जिसे ग्लूकेगॉन कहते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है, और इंसुलिन या फिर एमाइलिन जो होता है वो बीटा सेल से निकलता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड जो कि गामा सेल से निकलता है, यह शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और डेल्टा जो है सोमैटोस्टेटिन होता है, जो कि पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, सीएनएस और पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करता है, और भीमकाय जो शरीर हो जाता है उसके लिए यही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखिए ड्यूडेनम में पाचन, यानी अब छोटी आंत में 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हम ड्यूडेनम में काइम को पहुंचा चुके हैं। ठीक है। तो इसके बाद ड्यूडेनम में पाचन जो है अमाशय, ग्रासनली इत्यादि सभी होते हुए इंटेस्टाइन ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करती है इंटेस्टाइनल जूस। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बार यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पचता है। ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर है, सबसे लंबी यही होती है। सॉरी, सबसे लंबी इलियम होती है जो कि 4 मीटर होती हैं, और जेजुनम जो कि 2.5 मीटर होता है। टोटल साढ़े, हाँ, 6.5 मीटर के बीच आपस लगभग में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ड्यूडेनम की फंक्शन क्या है, तो आंत्र ग्रंथियां पाचक रस का स्राव करती हैं, जिसे आंत्र रस कहा जाता है। यह रस कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, ड्यूडेनम वह स्थान है जहां निम्नलिखित रस निकलते हैं। कौन कौन? पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस। यहाँ काइम का पूर्ण पाचन होता है और यह दूध जैसे तरल रूप में बदल जाता है, जिसे पायसीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर काइम का पूर्ण पाचन हो जाता है। आंत्र रस का रासायनिक संगठन देखा जाए इंटेस्टाइनल जूस का, तो जल जो होता है लगभग 99% होता है, जिसे हल्का तरल बनाता है। पाचक एंजाइम जो है इरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज, एंटरोकिनेज, एमाइलेज आदि, ये सभी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होते हैं। म्यूकस जो बलगम है वो आंत्र की श्लेष्मिक कला से स्रावित होता है और आंत्र की दीवारों को एंजाइम के प्रभाव से बचाता है। अकार्बनिक जो आयन हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आदि, ये सभी एंजाइमों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। और लाइसोजाइम की बात करें तो रोगाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम है, जो कि संक्रमण से सुरक्षा करता है। इसके बाद पीएच स्तर की बात करें तो इसका पीएच स्तर लगभग 7.5 से 8 यानी हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखें जेजुनम, जो कि ड्यूडेनम के बाद आता है और इलियम से पहले होता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 2.5 मीटर होती है, और यह मुख्य रूप से पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन यानी जो कि पोषक तत्व होते हैं उनके अवशोषण का कार्य करता है, उसी के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर पाचन लगभग पूरा हो चुका होता है और अवशोषण की प्रक्रिया सक्रिय होती है। ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है और यहीं से अवशोषण का भी कार्य होता है। और मुख्यतः जो जितने भी खनिज लवण का अवशोषण होता है और पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत के ही जेजुनम से स्टार्ट हो जाता है। और इनकी दीवारों पर जो विलाई होती हैं, विल्ली जिसे VILLI होती हैं, और छोटी-छोटी माइक्रोविली यानी इस प्रकार की दीवारों से सटी होती हैं, रसांकुर होती हैं, और यही सभी ऑब्जर्व कर लेती हैं और सतह क्षेत्र को बढ़ाकर और अवशोषण को तेज कर लेती हैं, यही विलाई हैं। ठीक है। इसके बाद इलियम देखें तो यह सबसे छोटी आंत का तीसरा और अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। यह जेजुनम के बाद और बड़ी आंत से पहले स्थित होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ पर होता है, विशेष रूप से विटामिन B12 और पीत लवण
का अवशोषण होता है। इनकी दीवारों पर भी विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि सतह क्षेत्र को बढ़ाकर अवशोषण को और अधिक प्रभावी बना लेते हैं। इसके बाद हम एसिमिलेशन, जो कि अवशोषण की प्रक्रिया होती है। माइक्रोविलाई जो हैं, उसके द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। एसिमिलेशन का अर्थ है पोषक तत्व प्राप्त करना तथा उन्हें वृद्धि और विकास में उपयोग करना। शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं में शुद्ध रसायन पाए जाते हैं, जो कि पाचित भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। एसिमिलेशन के बाद पोषक तत्व जो हैं कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और रक्त में मिल जाते हैं। इसके बाद हमारी क्रिया जो है बड़ी आंत तक पहुंचती है। लगभग इसकी लंबाई 1 डेढ़ मीटर की होती है और इसका मुख्य कार्य होता है पानी और वियोजित पदार्थों का अवशोषण करना, और यहाँ पर पाचन क्रिया नहीं होती है। सीकम, इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम में जो है यहाँ पर सेलुलोज का पहले पाचन होता था। वर्तमान में मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अपेंडिक्स सीकम का ही भाग है। अपेंडिसाइटिस रोग जो है सीकम में संक्रमण होने पर होता है। बात कोलन की करें तो यहाँ पर जल, विटामिन और खनिज तत्वों का अवशोषण होता है। अब भोजन जो है अवशिष्ट में बदल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोलन में। यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ का, ये रेक्टम होता है, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ का संग्रह होता है और यहाँ पदार्थ जो है मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारा पाचन तंत्र समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं मानव कंकाल तंत्र, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमारा कंकाल तंत्र टिश्यू यानी ऊतक और उपास्थियों के संयोजन से बना होता है। कंकाल तंत्र के प्रकार के बारे में देखें तो एक होता है एक्सोस्केलेटन, जिसे नाखून जैसे बाल हुए, ये सब एक्सो बाल नहीं, सॉरी, एक्सोस्केलेटन में नाखून हुए। इंडोस्केलेटन में बात करें तो बोन और कार्टिलेज हुए। मानव शरीर में कंकाली प्रणाली होती है, यानी स्केलेटन सिस्टम होते हैं। हड्डी जो है, हड्डियां संयोजी ऊतक होती हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होती हैं। ये निम्न से बनी होती हैं, किससे? ओस्टिन प्रोटीन और कोलाजिन प्रोटीन से। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और कार्बनिक प्रोटीन जो है ओस्टिन और कोलाजिन होती है। अस्थि मज्जा की बात करें तो बोन मैरो, अधिकांश हड्डियां लाल और पीली अस्थि मज्जा वाली होती हैं। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में, जो कि पार्ट नंबर 5 वीडियो है, उसमें हमने देख लिया है कि कैसे बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है, कितने प्रकार की अस्थि मज्जा पाई जाती हैं। हड्डी में मौजूद कोशिकाएं की बात करें तो ओस्टियोजेनिक सेल होता है, जो कि मूल कोशिका स्टेम सेल हड्डी की मरम्मत और उत्पत्ति में सहायक होते हैं। और ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट होती हैं, जो कि हड्डी में रहने वाली अन्य कोशिकाएं होती हैं। अस्थियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद ओसिफिकेशन जो है, हड्डियों के बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहा जाता है। बोन मैरो बता ही चुके हैं कि येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो पाए जाते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और हड्डियों का रासायनिक संगठन देखा जाए तो सॉलिड के 2 भाग हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के जो 35% होते हैं, इनमें प्रोटीन जो है ओसीमीन और कोलाजेन होते हैं, हड्डी में लचीलापन लाते हैं। और इनऑर्गेनिक प्रोटीन, इनऑर्गेनिक जो होते हैं उस वो 40% के करीब होते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बनते हैं और ये हड्डी में कठोरता लाते हैं। इसके बाद देखें कि हमारी हड्डियों में लचीलापन और कठोरता का संतुलन होता है, यानी नम्य और अनम्य का मिश्रण होता है। और हड्डी में मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं, ये सभी ओस्टियोजेनिक और ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट होती हैं। हड्डियां और कंकाल तंत्र, तो बारे में, हड्डियों के बारे में देख लें तो नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 300 से 800 के बीच में होती हैं। 300 से 305 के बीच में करीब में होते हैं। इसके बाद देखें तो वयस्क में हड्डियां जो हैं 206 होते हैं। और सबसे लंबी, भारी और मजबूत हड्डी जो है फीमर होते हैं। सबसे छोटी और पतली हड्डी स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। कान की 3 हड्डियां होती हैं, 3 यानी इधर एक कान में 3 तो दोनों कान में 6 हो जाते हैं। मेलिकस, इनकस और स्टेपस। मेलिकस सबसे बड़ा, इसके बाद इनकस, इसके बाद स्टेपस। कंकाल तंत्र के प्रकार के बारे में देखा जाए तो केंद्रीय कंकाल तंत्र होता है, जो कि एक्सियल स्केलेटन और फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन। हड्डियों का आकार देखा जाए तो सबसे बड़ा फिबिया, तब टिबिया और तब फिबुला।
उपास्थि की बात करें तो यह भी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो कि हड्डियों को जोड़ना, हड्डियों की सुरक्षा करना और पूरे शरीर में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करती हैं, जो कि झटके जितने भी हम प्राप्त होते हैं तो ये ऑब्जर्व कर लेती हैं। उदाहरण जो है नाक का उपास्थि हिस्सा, कर्णपटल, ग्रसनी। कॉन्ड्रिन प्रोटील जो है कार्टिलेज में उपस्थित होता है और उपास्थि की कोशिकाएं जो है कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, यानी हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन। और लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक। स्केलेटन सिस्टम के कार्य जो है शरीर को संरचना प्रदान करना होता है। हड्डियों का फ्रेम यानी भौं, फेस, क्रैनियल, लैरिंक्स इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करता है। आवश्यक तत्व तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और वसा का पोषण भंडारण करता है और मांसपेशियों को ऊर्जा देने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है, गति और गतिशीलता प्रदान करता है और जो कि अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का इत्यादि का निर्माण करता है। और एक बात है कि जो सुनने में भी मदद करता है, ठीक है? कान की हड्डियाँ जो सुनने में मदद करती हैं। इसके बाद स्केलेटन की खोपड़ियाँ जो होती हैं, खोपड़ी की हड्डियाँ जो हैं, कुल 4 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। कपालीय, क्रेनियल बोन जो होती हैं, कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। फ्रंटल बोन, पैरिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इथेमॉइड बोन और स्फेनाइड बोन इत्यादि सभी 8 हड्डियाँ होती हैं। इन हड्डियों का कार्य है ब्रेन की सुरक्षा करना। फेसियल हड्डियाँ जो हैं वो कुल 14 होती हैं। निचला जबड़ा एक हड्डी से मिलके बना होता है। बोमर जो है वो एक हड्डी से मिलके बना होता है। ऊपरी जबड़ा एक जोड़ी हड्डी यानी 2 से बना होता है और निचला जबड़ा एक हड्डी से मिलकर बना होता है। फिर कान की हड्डियाँ कुल 6 होती हैं। मेलिकस, इनकस, स्टेपस कई बार बता चुके हैं। इसके बाद हार्ड बोन जो होते हैं, ये एक होता है जो कि यह हमारी जीभ की क्रियाशीलता को सपोर्ट करती है। मेरुदंड की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम होता है। यह अस्थीय कंकाल का प्रमुख भाग है। बच्चों में 33 हड्डियां और वयस्कों में 26 हड्डियां, जो कि वर्टिब्रल जो यानी मेरुदंड होता है उसमें बच्चों में कुल 33 होता है और वयस्कों में 6 होता है, 26 होता है। सर्वाइकल स्पाइन जो है C1 से C7 सर्वाइकल होता है, जो कि 7 हड्डी होते हैं। थोरोसिक यहाँ से गर्दन से लेकर और यहाँ पर टेल तक। तो सर्वाइकल होता है C1 से C7 तक और फिर थोरैसिक होता है T1 से T12 तक और फिर लंबर होता है L1 से L5 तक, यानी यहाँ पे 7, 12, 5 और सैक्रम होता है जो कि बच्चों में 5 होता है और वयस्क में 1 होता है। और इसके बाद कॉशिक्स होता है जो कि 1 होता है वयस्कों में और यहाँ पर 4 बच्चों में होता है, ठीक है? तो इसको ऐड करने पे बच्चों में 33 आ जाते हैं और वयस्कों में 26 हड्डियाँ। इसके बाद रीढ़ की हड्डियाँ ये बताया गया है। इसके बाद विशेष हड्डियाँ बात करें तो C1 एटलस यह पहली रीढ़ की हड्डी है जिस पर हमारी खोपड़ी रखी होती है। इस प्रकार जो है ये हमारी खोपड़ी रखी होती है, इसको C1 यानी एटलस कहते हैं। और C2 एक्सिस यह दूसरी रीढ़ की हड्डी है जो खोपड़ी के इधर उधर घुमाने में मदद करती है और फांसी लगने पर यही C2 हड्डी टूट जाती है, जो C2 हड्डी होती है। पिवोट ज्वाइंट जो है खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड के बाद के पास यहाँ पर पिवोट ज्वाइंट है, पिवोट ज्वाइंट। और फांसी लगने पर कौन सी हड्डी टूटती है? C2, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। ये हमारी खोपड़ी को घुमाने में मदद करती है। पसलियाँ की बात करें तो कुल पसलियाँ 24 होती हैं और 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है? ये हड्डियाँ ये लंबित और मुड़ी हुई होती हैं और इससे मिलकर एक पिंजरा बनाती हैं। इस प्रकार एक पिंजरा बनता है, इसी के अंदर हमारा जो कि ऑर्गन सुरक्षित रहता है, जैसे फेफड़ा और हृदय, ठीक है? ट्रू रिब्स होती हैं और कुछ फ़ाल्स रिब्स होती हैं। सच्ची पसलियाँ जो होती हैं, पीछे रीढ़ की हड्डियों से और आगे स्टर्नम से इस प्रकार, ये इस प्रकार और इस प्रकार जुड़ी होती हैं और कुछ हड्डियाँ इस प्रकार निकली होती हैं। तो पीछे वाली हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जबकि आगे से नहीं जुड़ती हैं, उस पर पसली से जुड़ती हैं, तो ये फ़ाल्स रिब होती हैं। और ये वाली होती हैं जो ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है? 8वीं, 9वीं और 10वीं जो हैं, वो फ़ाल्स रिब हैं। यहाँ पे 3 हड्डियाँ निकली होती हैं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और 7 ये हड्डी होती हैं, जो कि ट्रू रिब्स होती हैं।
नेक्स्ट है तैरती पसलियाँ। ये पसलियाँ पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं। ये झुकने में स्वतंत्र करती हैं। 11वीं और 12वीं जोड़ी जो है वो तैरती पसलियाँ कहलाती हैं। स्टर्नम की बात करें तो यह एक लंबी, मजबूत और चपटी हड्डी है। यह छाती के बीचों-बीच स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य है पसलियों का पिंजरा बनाना, जो फेफड़ों और हृदय की सुरक्षित, तो ये वाली को स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। अक्षीय ढांचा देखा जाए, एक्सियल स्केलेटन जो है, यह 3 अंगों यह 3 मुख्य अंगों पर आधारित होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, ठीक है। यह अंगों की सुरक्षा करता है। कौन? एक्सियल ढांचा। तो कौन-कौन से अंगों को? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में, लंग्स, हार्ट इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद एपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें अंशीय गेवला जो है वो 4 हड्डियाँ हुआ, और हाथ की हड्डियाँ 60 होती हैं। 60 इस 30 प्लस 30 होती हैं, दाएँ हाथ की और बाएँ हाथ की मिलाकर। थ्रोड़ी पेल्विक स्राइडल जो है वो 2 होती हैं, और पैर की हड्डियाँ भी 60 होती हैं, ठीक है? तो 30-30 60 और 30 प्लस 30 60, और 2 और 4 2 6, 126 हड्डियाँ एपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है? और एक्सियल जो हैं वो 80 होती हैं, कुल मिलाकर। इसके बाद अंश मेखला देखें तो अपर एपेंडिकुलर पार्ट जो होता है, स्केपुला जो होता है, इसके बाद दायाँ प्लस बायाँ 2 हड्डियाँ होती हैं। कैल्विकल जो है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ये भी 2 होती हैं, 1 और 2 मिला के। स्केपुला 2 और फिर कैल्विक 2, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं। इसके बाद हाथ की हड्डियाँ देखें तो इसमें होती हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस, ठीक है? तो ये सभी होती हैं हड्डियाँ, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फिर फ्लैंजेस होती हैं। पेल्विक बात करें तो यह 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है? इसके बाद पैर की हड्डियाँ बात करें तो ये हैं फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस, ये सभी पैर की हड्डियाँ हैं। इसके बाद बोन की जॉइंट के बारे में बात करें तो कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। ये सभी दिशाओं में घूमने योग्य होते हैं, 360 डिग्री का मूवमेंट करते हैं। हिप्स और शोल्डर के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट की बात करें तो यह केवल एक दिशा में घूम सकता है, जो कि 180 डिग्री का मूवमेंट करता है। उदाहरण एल्बो यानी केहूनी और घुटना। पिवट जॉइंट जो है एटलर्स और एक्सिस जो की बात कर चुके हैं, खोपड़ी के पास, खोपड़ी और गर्दन में जो कनेक्शन होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कार्पल हड्डियों के बीच में कलाई में होता है। सैडल जॉइंट जो है अंगूठे और अगल-बगल गतिमान जो होते हैं अंगूठे की हड्डी में पाया जाता है। मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जो है कुछ जानवरों में होता है। अब बात करें साइनोवियल द्रव की तो 2 जॉइंट के बीच में और फिर घुटना में इसका विशेष उदाहरण देखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिक्विड होता है जो कि इसको मूवमेंट प्रदान करने में सहायता करता है। उस द्रव को साइनोवियल द्रव कहते हैं। इसके बाद उपास्थि जोड़ देखें, कार्टिलेजियस जोन, तो यह जोड़ जो है रीढ़ की हड्डियों, पसलियों की हड्डियों और प्यूबिस जॉइंट के बीच में पाया जाता है। यह 2 प्रकार के होता है, साइनक्रोड्राइसिस और सिम्फाइसिस, ठीक है। यह जोड़ बहुत कम घूमते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे फाइबरस जॉइंट है या फिर फिक्स्ड जॉइंट। ये जोड़ घूमते नहीं हैं, जैसे क्रेनियल बोन्स, कपाल की हड्डियाँ, और फिर दंतमूल, फेसियल जो है हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और साइनड्यूमोसिस जो है वो टिबिया और फिबुला के बीच में होता है। अब कुछ रोग हैं जो कि देख लेते हैं उसको। पगेट बीमारी जो है, इसमें नई हड्डियों और ऊतक नहीं बनते हैं, बल्कि पुराने ऊतकों का रिप्लेसमेंट होता है। लक्षण इसका क्या है कि हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं और पतली हो जाती हैं। बोन पेन जो है, इसमें कमजोरी महसूस होने लगता है, ठीक है। गठिया जो है, अर्थराइटिस जो है, यह जोड़ों में दर्द की समस्या है। दर्द और कड़ापन, सूजन, त्वचा पर लाल निशान, शरीर की गति में समस्या इत्यादि होने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंकाल तंत्र भी समाप्त होता है। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र के कुछ पार्ट हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसके बारे में देखते हैं। यह तंत्र जो शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं।
उचित प्रक्रिया से सुगंध युक्त अपशिष्ट जैसे अमोनिया, यूरिया आदि को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। पोषक तत्व देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट H2O, CO2 इसके उपापचय उत्पाद निकलते हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से H2O, CO2 और N निकलते हैं और फैट से CO2, H2O और CH2O, ठीक है। इसके बाद सभी अपशिष्ट पदार्थ देखें तो साल्ट, वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गुआनिन इत्यादि सभी अपशिष्ट पदार्थ हैं। सभी जानवर इनका उत्सर्जन करते हैं। तो जो एनिमल जो है उत्सर्जन करते हैं उस आधार पर यहाँ पर बाँटा गया है। जैसे जो एनिमल अमोनिया उत्सर्जन करते हैं NH3 उन्हें हम अमोनोटेली कहते हैं। कौन उदाहरण है? मछली, जलीय कीट-पतंग जैसे टेडपोल इत्यादि सभी अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमीनो एसिड का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। जैसे उदाहरण मोलस्का, घोंघा, सीप इत्यादि हैं। मोलस्का के अंतर्गत घोंघा और सीप हैं, ठीक है। यूरोटेलिक की बात करें तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरोटेलिक कहते हैं। जैसे स्तनधारी जो जितने भी हैं वो सभी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और फिर एम्फीबियंस जो हैं उभयचर वो भी यूरोटेलिक होते हैं। एक यूरिकोटेलिक होते हैं जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जैसे सभी पक्षी, सभी सरीसृप इत्यादि सभी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इनका उत्सर्जन जो है अर्ध ठोस होता है, ठीक है? अर्ध ठोस होता है। प्लाज्मा की अवस्था वाला होता है और नेक्स्ट है गुआनोटेलिक जो कि गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, उदाहरण के तौर पे मकड़ी। और इसके बाद देखें नेक्स्ट में तो हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र देखें तो स्किन से हम उत्सर्जित करते हैं पसीना और तेल, लंग्स से CO2 और H2O वाष्प के रूप में, लीवर से यूरिया का निर्माण करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से मल और फूड वेस्ट का उत्सर्जन करते हैं। किडनी भी मुख्य उत्सर्जन अंग है जो कि हमारे ब्लड को साफ करके उसमें जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं वो बाहर निकालता है। मानव का उत्सर्जन तंत्र देखें तो ये सभी जैसे रेनल वेन, अरोटा ये सभी अंग हैं। रेनल वेन, अरोटा, रेनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। मानव किडनी और नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो हमारी किडनी जो है लाल भूरे रंग की होती हैं और बीन्स यानी राजमा के आकार की होती है। इसका मुंह अंदर की ओर होता है और यह एक रक्त शोधक अंग भी है। यह पीठ के निचले हिस्से में दोनों तरफ स्थित होता है और किडनी का कार्य है जो कि रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और रक्त में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को संतुलित रखना, ब्लड प्रेशर प्रेशर बनाए रखना। इसका आकार जो लंबाई होता है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर। नेफ्रॉन की बात करें तो किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। नेफ्रॉन के जो भाग हैं, ग्लोमेरुलस हैं, रक्त को फ़िल्टर करता है, वोमेन संपुट है, यू-नुमा ट्यूब ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट है। ग्लोमेरुलस में जो है रक्त रेनल धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है, शोधित रक्त रेनल शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है और प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूबल जो है किडनी के पुनः अवशोषण शरीर के रूप में कार्य करते हैं। किडनी फंक्शन जो है लीवर से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, यूरिया और जो ब्लड होते हैं उससे यूरिन फॉर्मेशन करता है और यूरिन आउट करता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। फिजिकल पार्ट देखें तो अल्ट्राफिकेशन करता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन करता है, प्योर ब्लड करता है और फिर पुनः उसको शरीर में भेज देता है। किडनी के फंक्शन की बात करें तो फिल्ट्रेशन करता है, फिर यूरिया जो है प्रोटीन से निकालता है और यूरिक एसिड भी बाहर निकलता है, रीअब्ज़ॉर्प्शन करता है फिर न्यूट्रिएंट्स का जो कि पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक कौन-कौन? ग्लूकोज़, एमिनो एसिड, बाइकार्बोनेट इत्यादि को। और जल और लवण भी होते हैं और पीएच वैल्यू जो कि ब्लड का है 7.35 से 7.45 इसको मेंटेन करके रखता है। फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और फिर इलेक्ट्रोलाइट और जो जल होता है उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है? ये हार्मोन्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं जैसे वेसोप्रेसिन, ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और शरीर में जल संतुलन बनाए रखते हैं और वृक्क की कार्यप्रणाली में मदद करते हैं।
फिर एल्डोस्टेरोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं और रक्त में ये सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। एरिथ्रोपोएटिन की बात करें तो यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका स्रावण जो है किडनी से होता है और इसका कार्य है अस्थि मज्जा को प्रेरित करना ताकि आरबीसी के निर्माण में मदद हो सके। और रेनिन जो है ये भी किडनी से स्रावित होता है और अमाशय से भी रेनिन निकलता है लेकिन मुख्यतः किडनी से बनता है और ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ की मात्रा को यह रेनिन नियंत्रित करता है। फिर कैल्सिट्रॉल हार्मोन है जो कि इसका स्रावण किडनी, लीवर, त्वचा से होता है और यह विटामिन डी के द्वारा सक्रिय होता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को यह बढ़ा देता है। ठीक है? इसके बाद बात करें तो ह्यूमन यूरिन की बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि याद रहे। पानी जो है इसमें 95 से 96% होता है, यूरिया 2 से 3% होता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 से 3% होता है और यूरिक एसिड जो है 0.05% होता है और अन्य तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, विटामिन सी, अमोनिया, अमीनो एसिड, हाइप्यूरिक एसिड और फिर क्रिएटिनिन। मूत्र से जुड़ी कुछ बातें हैं जैसे कि प्रेगनेंसी जाँच जो है क्रिएटिनिन से होती हैं, इस दौरान इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे प्रेगनेंसी जाँच हो जाती है, ठीक है? मूत्र में असामान्य तत्व जैसे ग्लूकोज अगर अधिक हो जाता है तो मधुमेह रोग की पहचान की जाती है। प्रोटीन अधिक हो जाता है तो तेज बुखार और संक्रमण होने लगता है। पिगमेंट्स अधिक हो जाते हैं तो पीलिया या जॉन्डिस होने लगता है। क्रिएटिनिन अधिक हो जाती है तो लंबे समय तक उपवास या थकावट या फिर इसी से इसकी अधिकता प्रेगनेंसी जाँच में भी होता है, ठीक है? मूत्र की सामान्य मात्रा की बात करें तो एक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 से 1800 एमएल मूत्र पास करता है और यूरिनरी ब्लैडर जो है 500 से 700 एमएल मूत्र एकत्र करके रखता है और जब 150 से 250 एमएल पानी जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है यानी मूत्र स्टोर हो जाता है तब पेशाब की सूचना मिलती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 20 से 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्पादन करता है। किडनी रिलेटेड डिजीज़ की बात करें तो ये उम, गॉउट होता है जो कि साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक प्रकार का आर्थराइटिस रोग है। किडनी रिलेटेड डिजीज़ में यूरेमिया होता है जब किडनी फेल हो जाती है तो रक्त का शोधन नहीं हो पाता है, इससे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यह स्थिति ही यूरेमिया कहलाती है। हेमोडायलिसिस की सुविधा से रक्त साफ किया जा सकता है। किडनी पथरी की एक बीमारी होती है, यह तब बनती है जब पैराथार्मोन ठीक से कार्य नहीं करता है, इससे कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट जो है उसका अनावश्यक संग्रह हो जाता है किडनी में और लिथोट्रिप्सिस से पथरी हटाने की विधियाँ होती हैं, जिससे शॉक वेव, अल्ट्रासाउंड वेव और फिर लेज़र टेक्निक से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट मधु रक्तमेह है। जब यूरिन में रक्त की मात्रा उपस्थित होने लगती है, तो इसे रक्तमेह कहा जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन इसके कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यूरिनरी इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रभावित होना है, महिलाओं में लंबे माहवारी चक्र या फिर किडनी कैंसर। अब प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे और उसके बारे में हार्मोन के। मुख्यतः हार्मोन ही पढ़ेंगे। मानव प्रजनन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर मानव में सेक्सुअल ही होता है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर असेक्सुअल, सेक्सुअल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं और असेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन जिसे विखंडन, मुकुलन, विभाजन, कायिक प्रबंधन, ऊतक संवर्धन और फिर क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग के बारे में जान लें सबसे पहले, तो यह एक प्रकार की जेनेटिक कॉपी तकनीक है जिसमें किसी भी जीवधारी का सोमैटिक सेल लिया जाता है और जैसे सोमैटिक सेल कौन-कौन सा त्वचा, हड्डी, रक्त, मांसपेशी इत्यादि और आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर। द मेन टेक्निक ऑफ क्लोनिंग इज कॉल्ड सोमैटिक सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है? इसके बाद क्लोनिंग प्रोसेस की बात करें तो जब जनक पेरेंट होते हैं पेरेंट एनिमल फीमेल जो होते हैं और मेल उनके सोमैटिक सेल को मिलाकर सोमैटिक सेल से नाभिक निकाला जाता है। इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल के अंडाणु से नाभिक हटा दिया जाता है, ठीक है? और इसके बाद सोमैटिक सेल का नाभिक और अणुज को फ्यूज़ किया जाता है, इससे बनता है भ्रूण। इसके बाद हिस्टोरिकल नोट देखा जाए तो डॉली भेड़ जो है दुनिया की पहली क्लोन थी और इसे इयॉन विल्मट ने 1996 में बनाया था। यानी क्लोन हमने बना के तकनीक को प्राप्त कर लिया है। ये है जनक जो हैं मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं और यहाँ पे फीमेल। तो इनके मेल से सोमैटिक सेल लिया जाता है, उससे केंद्रक को बाहर कर दिया जाता है, केंद्रक को बाहर ले लिया जाता है, ठीक है?
और इसके बाद केवल केंद्रक ले लिया जाता है एक जनक से और फिर फीमेल के एग से उनको केंद्रक बाहर निकाल लिया जाता है और बिना केंद्रक वाला कोशिका सोमैटिक से लिया जाता है, दोनों को फ्यूजन कराया जाता है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो एक मदर ऑर्गेनिज्म कई भागों में विभाजित हो जाता है। हर भाग से नया एक डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है। उदाहरण के तौर पे प्लेनेरिया, जैसे इस प्रकार यहाँ से 2 भागों में कट गया, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, 2 डॉटर सेल में बदल गया है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यह बहुकोशिकीय जीवों में अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा हर खंड से एक नया जीव विकसित हो जाता है। यही प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। यह एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, केवल बहुकोशिकीय जीवों में ही होता है। उदाहरण के तौर पे प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा, मोल्ड और फिर लाइकेन होते हैं। मुकुलन की बात करें तो इसे बडिंग कहा जाता है। यह जैविक विज्ञान के आधार पर विकसित होता है। बड अलग होकर एक नया जीवधारी बनाता है, जैसे हाइड्रा, कोरल और फिर ईस्ट। ये इसके एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है। फिजन या फिर रिवोकेशन जो होता है, यह विधि मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में होता है। कौन? फिजन। जीव 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूग्लिना और अमीबा। फिजन 2 प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक फिर मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जिसे एक कोशिकीय जीव 2 भागों में बढ़ते हैं, जैसे अमीबा और यूग्लिना इसमें शामिल हैं। और बहुकोशिकीय में बात करें तो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम और फिर प्रोटोजोआ। कायिक प्रबंधन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपेगेशन, तो पौधों के शारीरिक अंगों से नए पौधों का विकास होता है। इसे फिजिकल एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। जैसे भौतिक अंग कौन-कौन है? रूट, स्टेम और लीव्स। जनन अंग कौन है? फ्रूट और सीड्स इंपॉर्टेंट है। फ्रूट, सीड्स और फ्लावर, ये 3 जनन अंग हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? कई बार पूछा गया है कि पौधों के जनन अंग कौन-कौन हैं? तो फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं और फ्लावर हैं। यह प्रक्रिया प्रयोगशालाओं में तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर होती हैं। कायिक प्रबंधन के दौरान की विधियाँ काम आती हैं, जैसे ग्राफ्टिंग मेथड, कलमी करना, डिवीजन मेथड, कटिंग करना, फिर लेयरिंग करना। उदाहरण के तौर पे रूट जो है स्वीट पोटैटो, शकरकंद हम खाते हैं, डहेलिया, ठीक है? स्टेम जो है पोटैटो, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, शुगर केन इत्यादि। और पत्तियों में ब्रायोफिलम। नेक्स्ट बात करें टिश्यू कल्चर। यह विधि पादप कोशिकाओं को प्रयोगशाला में इन विट्रो विधि द्वारा विकसित किया जाता है। इनमें वृद्धि हार्मोन की भूमिका होती है। इसे उत्तक संवर्धन कहा जाता है। बीजाणु निर्माण की बात करें तो यह एक अलैंगिक जनन क्रिया है। कुछ जीवों में का निर्माण होता है। यही बीजाणु नए जीवों को बनाते हैं, जैसे राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद एक नए जीव का निर्माण होता है। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है। नए जीवों में जीवन स्तर पर बदलाव देखे जाते हैं। पौधों में लैंगिक जनन सबसे पहले परागण होता है, इसके बाद निषेचन होता है। फिर जीवों में लैंगिक जनन नर और मादा जीवों के मिलने से निषेचन क्रिया होती है। इससे जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है? स्पर्म जो है ये मेल का है और ये एग जो है फीमेल का, दोनों आपस में संयुग करते हैं, तो इसके बाद जाइगोट निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब ऐसी जगह है जहाँ पर निषेचन की क्रिया होता है और इसके बाद निषेचित जो जाइगोट बनता है वो ओवेरी में बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का स्थान होता है, ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रजनन तकनीक है। इसमें नर और मादा के अंडाणु को प्राप्त कर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। यही विधि इन विट्रो कहलाती है। आखिर इन विट्रो की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें जब कभी भी फैलोपियन ट्यूब की खराबी हो जाती है या फिर युवती की उम्र अधिक होने पर हार्मोन की कमी हो जाती है, शारीरिक अनुपयुक्तता के कारण निषेचन न हो पाना या फिर पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, इन सभी कंडीशन में आईवीएफ कराना होता है। ठीक है? जब स्पर्म काउंट 15 मिलियन प्रति एमएल से नीचे चला जाए तब शुक्राणुओं की कमी मानी जाती है। हेल्दी स्पर्म काउंट कितना होता है? सामान्यतः 20 से 30 मिलियन प्रति एमएल और उच्चतम हो जाता है 200 मिलियन प्रति एमएल। लुईस ब्राउन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बच्ची बनी 1972 में यूके में। और भारत की बात करें तो दुर्गा जो है छत्तीसगढ़ भारत की पहली और विश्व की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी बनी।
बाह्य निषेचन की बात करें तो कुछ जीव जो हैं जैसे मेढक और मछलियाँ रुके हुए पानी या तालाब में बाह्य निषेचन करते हैं। ये जीव सैकड़ों अंडे पानी में छोड़ते हैं। नर मेढक और मछलियाँ भी शुक्राणु पानी में छोड़ते हैं और इस प्रकार पानी में ही निषेचन की क्रिया होती है, डॉल्फिन और व्हेल को छोड़कर। मेटामॉर्फोसिस जो है यह एक पूर्ण जीवन की प्रक्रिया है। उदाहरण में मेढक, बीटल, टीडा और रेशम कीट। फ्रॉग लाइफ स्टाइल देखा जाए तो फ्रॉग स्पैन में सबसे पहले एग, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद टेडपोल बनता है, टेडपोल विथ लेग्स होता है, उसके बाद फ्रॉटलेट, तब फिर फ्रॉग। ये एक प्रक्रिया है जिससे यहाँ से यहाँ तक विकास होता है। इसके बाद देखा जाए ओविपेरस जो कि अंडज होते हैं, ये जीव अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। उदाहरण के तौर पे बर्ड्स जो हैं, कीट हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स है, फिश है, इत्यादि सभी में अंडा देते हैं। इसके बाद विविपोरस की बात करें तो ये जीव जो हैं माँ के शरीर से भ्रूण का विकास करते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन सभी स्तनधारी, ठीक है। मानव में जनन प्रणाली जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करें तो पेनिस, यूरेथ्रा, इसके बाद प्रोस्टेट, टेस्टिस, वास डिफरेंस, इपिडेडिमिस, सेमिनल वेस्टिकल और फिर स्क्रोटम। वृषण जो है पुरुष का मुख्य जनन अंग है। कार्य क्या है कि लिंग हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का उत्पादन करना, युवा अवस्था को नियंत्रित करना, दाढ़ी मुछाना और फिर आवाज भारी होना, मांसपेशियों की वृद्धि और स्पर्म का उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्क्रोटम जो कि वृषण थैली होता है। यह एक विशेष मांसपेशी होती है जो टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित करती है और टेस्टिस को खुला और ठंडा रखने का कार्य करती है। तापमान जो है शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। एपिडाइडिमिस जो है यह एक लंबी और कुंडलित संरचना है। इसमें स्पर्म का भंडारण होता है, स्पर्म का पोषण होता है और फिर स्पर्म का परिपक्व काल जो कि 1 महीने का होता है, उतना तक इसको भंडारण करके रखना होता है। वास्ट डिफरेंस जो है यह स्पर्म को वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाता है और यह 2 विशेष ग्रंथियों से होकर गुजरता है, सेमिनल वेसिकल और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। बस हमारा आज तक। फिर इसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ता है, फिर जाकर बाहर निकलता है। बस हमारा ये बायोलॉजी का ये सिलसिला यहीं तक समाप्त होता है। कोई भी चैप्टर अभी छूटा नहीं है और आपको अगर लग रहा है कि कोई भी छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो कैसा रहा हमारा बायोलॉजी का ये सफ़र, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर भी करिए। और हाँ, जो भी परेशानी हो ऑडियो, वीडियो और कंटेंट से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद।